नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो हम सीरीज चला रहे थे कि हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके चल रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास से हमने प्रश्न सूची चालू करी थी। ये मेरी दूसरी वीडियो है और इसके बाद हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के सारी सीरीज़ों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके चलेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं तो आप इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अपनी तैयारी का एक आकलन कर सकते हैं कि आप कॉन्सेप्ट पे कितनी पकड़ बनती जा रही है, और यकीनन यहाँ से आपको नए प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो बढ़ते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अगले प्रश्न करते। देखो, इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में अपने 28-27 क्वेश्चन कर दिए थे। अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सीधे 28वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य, साहित्य के इतिहास के अंदर सबसे ज़्यादा विवाद किस चीज़ में रहा है बोल रहा है ये। तो ऑप्शन ए था रचनाकारों के जन्म स्थान व जन्म तिथि निर्धारित करना। तो दोस्तों, जन्म स्थान और जन्म तिथि में एक दो पे सबसे ज़्यादा विवाद रहा है, जैसे सूरदास हो गया, तुलसीदास हो गए, इनके जन्म स्थान पर थोड़ा सा मतभेद रहा है। बाकी और किसी के इसमें जन्म भेद पर मतभेद नहीं मिला है। दोस्तों, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रचनाकारों की प्रमाणिकता सिद्ध करना। तीसरा ऑप्शन था काल निर्धारण व नामकरण करना, और चौथा ऑप्शन था किसी कृति का सही भाषा रूप निर्धारित करना। तो इसका आंसर सी है, किसी मतलब काल निर्धारण करना और नामकरण। तो मैं बता भाई, आदिकाल में इतना ज़्यादा विवाद रहा है कि ना उसका नामकरण में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। हर किसी ने अपने अलग अलग तरीके से नामकरण कर रखे थे, और साथ में भक्ति काल में हमें ऐसे नामकरण में प्रॉब्लम नहीं होती है, दुविधा नहीं थी। लेकिन रीति काल पे आते ही फिर से ज़्यादा क्या था कि नामकरण में विवाद हो गया था। दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 29 में देखो क्या बोल रहा है। साहित्य इतिहास के किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। साहित्य के इतिहास का सबसे ज़्यादा अध्ययन जो है महत्वपूर्ण कौन सा है। काल विशेष के रचयिताओं का। ऑप्शन बी है युग प्रवृत्तियां, परंपरा व धाराओं के तटस्थ विश्लेषण का। तीसरा ऑप्शन है मत विशेष का प्रतिपादन, और डी था पूर्व रचित इतिहासों का आलोचनात्मक अध्ययन। तो इसका बी आंसर है इसका, बिल्कुल एकदम सही। 30 प्रश्न नंबर पे है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। देखो भैया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 की पुस्तक है। कब की पुस्तक है? देखो, ये प्रश्न बन गया आपके लिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके? 1938 का है। नलिन विलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो ये किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। दोस्तों, और यहीं पे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखी है? हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी थी? उन्होंने 1940 में लिखी है। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी? 1940 में लिखी है। एक मिनट, इसको कट कर देते हैं, ये गलत हो गया है। हाँ, इसको कर देते हैं, माफ़ी चाहूँगा। अच्छा, आलोचनात्मक इतिहास 1938 राम कुमार वर्मा की है। नलिन विलोचन शर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? याद रखना, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। कौन सी पुस्तक बोल रहा हूँ मैं? हिंदी साहित्य का इतिहास के दर्शन। इतिहास के दर्शन। देखो, याद कैसे करना है। दर्शन आप किसी के तब करेंगे, दर्शन आप कब करेंगे? जब आपके पास लोचन होगी। दर्शन कब कर सकते हैं आप? जब आपके पास क्या होगा? लोचन होगा। 1960 की रचना है। कब की रचना है दोस्तों? 1960 की रचना है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने हिंदी साहित्य में देखो, ऐसे ही हम करके चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल, आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी है? देखो, इधर मान लो एक चीज, यहाँ पे देखो यही प्रश्न बन चुका है। आदिकाल जो शुरुआती काल है ना, तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नहीं बोला है। आदिकाल की जगह पर उन्होंने क्या नाम बोला था? वीर गाथा काल। तो शुरुआती काल को आदिकाल, ये आदिकाल किसने बोला था? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। दोस्तों, याद रखना, आदिकाल के लिए आदिकाल नाम, या हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल नाम किसने दिया था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के लिए क्या नाम का प्रयोग किया रामचंद्र शुक्ल ने? वीरगाथा काल। इसकी अवधि देखो क्या बोला है। संवत 1000 से 1400, 1075 से 1375 विक्रम संवत, 750 से 1350 विक्रम संवत, 1000 से 1375। तो दोस्तों, याद रखना, रामचंद्र शुक्ल, देखो संवत आ रही है पहली बात तो इसको समझ लो। संवत बोले तो 57 वर्ष आगे। कितने आगे? 57 साल आगे। तो 57 से माइनस करेंगे हम, तो ईस्वी अगर हमें निकालनी है तो संवत से हमने 57 को क्या कर देना? माइनस कर देना। मैं एकदम बिल्कुल साफ कर देता हूँ। ईस्वी, देखो ये रहा संवत। संवत जो है 57 में प्लस होता है ईस्वी में, ठीक है। ईस्वी में संवत क्या होता है? 57 प्लस होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें इन्होंने बोला था 933 से, इस शुरुआत 993 से शुरुआत मानी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। तो 933 बोले तो अगर हम 933 माइनस 57 करते हैं, 57, तो देखो 13 में से 7 गया, क्या बच रहा है हमारे पास?
13 में से 7 गया, बचा 13, 13 में से 7 जा रहा है ना अपना, तो ये बच रहा है 6, ठीक है। और ये बचा है यहाँ पे 8, 8 में से 5 गया, बचा 3, और ये 8, 829, ओ सॉरी हमने लिखी गलत दिया अंक, मैं तभी तो गड़बड़ बोल रहा हूँ। 1050 है ना, 1050 में से आपने 57 घटा दो, ठीक है। 10 में से 7 गया, बचा 3, 4 में से 5 गया, 14 में से गया ये 9, और 9, 993 ईस्वी, ठीक है। मैंने वो सीधे ही 993 लिख दिया था। तो रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की शुरुआत किससे मानी है? 933 से मानी है। देखो 933 रहा ये वाला, तो ऑप्शन इसका बी हो गया सही एकदम। आगे बढ़ते हैं, 32वां प्रश्न देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ था? मैं दोस्तों अगर आपने इसका पहला पार्ट देखा होता तो आपको साफ साफ पता लग जाता कि इसकी मैंने कितनी बारीकी से बताई है कि भूमिका कौन सी है, भूमिका किस नाम से आई थी, भूमिका की पुस्तक का नाम क्या था। तो याद रखना, हिंदी हम लोग बोल देते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, लेकिन दोस्तों वो भूमिका क्या थी, वो भूमिका किस नाम से आई थी और किस पुस्तक में आई थी, ये अपने में पे प्रश्न है। हिंदवी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका, हिंदी साहित्य का विकास। तो दोस्तों इसका आंसर क्या बन रहा है हमारे पास? इसका आंसर है हिंदी साहित्य का विकास। याद रखना, जो हिंदी साहित्य लिखा है ना रामचंद्र शुक्ल ने, उसकी भूमिका का नाम ये है। देखो भूमिका का नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास। याद रखना इस चीज को। अगला प्रश्न बनना है 33वां, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ है? तो दोस्तों अगर आपने पहला पार्ट देखा होता तो मैंने हर चीज़ को इतनी डिटेल से बताया हुआ है, आप एकदम सही कर देते थे। तो 1929, समय नहीं लेंगे हम, बेसिक क्वेश्चन में ज़्यादा समय नहीं लेना है हमने, है ना। अब बोल रहा है मैं इस्लाम के महत्व को, देखो अगला प्रश्न बनना है कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी साहित्य भक्तिकालीन का बाहर आना वैसा ही होता जैसा कि आज है, ठीक है, जैसा कि आज है। तो ये किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल ने बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला, नलिन विलोचन शर्मा या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? तो दोस्तों हमें पता है ये किसने बोला था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 35वां प्रश्न पढ़ते हैं, संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार किया है। मतलब कि मध्यकाल की विभिन्न धारा और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, कौन कौन है इसमें? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा या रामचंद्र शुक्ल? तो आंसर है इसका रामचंद्र शुक्ल। देखो प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूँ, संपूर्ण मध्यकाल के विभिन्न धाराएं और प्रवृत्तियां की तद युग मुस्लिम प्रभाव की देन, कि जो उस समय पे जो भी प्रभाव चल रहा है तो वो किसकी देन बोला है? मुस्लिम प्रभाव का देन बोला था रामचंद्र शुक्ल ने। 36वें प्रश्न की तरफ बनते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा था? दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो देखा होता तो यकीनन आपको ये प्रश्न बिल्कुल इजी लग रहे होते। विधेयवादी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, समाज शास्त्रीय पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति? तो इसका आंसर क्या दोस्तों? विधेयवादी पद्धति। देखो साहित्य लेखन की 4 पद्धति होती है, मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को। साहित्य लेखन की कितनी पद्धति होती है? 4 पद्धति होती है। एक होती है वर्णानुक्रम पद्धति, देखो वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी होती है कालक्रम अनुक्रम पद्धति। तीसरे नंबर पर होती है वैज्ञानिक पद्धति। चौथे नंबर पर होती है आपकी विधेयवादी पद्धति। तो दोस्तों याद रखना, जो ये वर्णानुक्रम पद्धति ना, डब्लू बना देते चलो, वर्णानुक्रम पद्धति है ना, गारसदा तासी ने इसका प्रयोग किया था, है ना, और शिव सिंह सेंगर ने, गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का जो भी इतिहास लिखा है दोस्तों वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा है। काल अनुक्रम पद्धति में देखो गिरियर्सन है, गिरियर्सन और मिश्र बंधु ने, दोनों ने जो अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो काल अनुक्रम पद्धति में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है वो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा था। और रामचंद्र शुक्ल का हम बात करते हैं तो उनका कौन सी पद्धति है? विधेयवादी पद्धति। और विधेयवादी पद्धति के जो संस्थापक हैं वो 3 है दोस्तों, याद रखना। विधेयवादी पद्धति के संस्थापक कौन है? 3 है। और यहाँ पे क्या बोला? रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा था? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा हुआ है। अगला प्रश्न चल रहा है 37वां प्रश्न दोस्तों। 37वें प्रश्न में देखो क्या बोला है, तज़किरा-ए शोराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तज़किरा-ए शोराई हिंदी, याद रखना, तज़किरा-ए शोराई हिंदी 1848 की है, 1848 की है। पहली बार इसमें क्या हुआ था? पहली बार जो काल का विभाजन हुआ था, मतलब कि कोई सी भी चीज़ें लिखी गई थी वो काल के अकॉर्डिंग रखी गई थी, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई, गलती क्या हुई, उन कालों का नामकरण ही नहीं किया हुआ, तो ये उस तरीके से सही नहीं बैठे। पर काल को सबसे पहले ध्यान में रखा गया था तज़किरा-ए शोराई हिंदी में दोस्तों, 1848 की है। अब ये बोल रहा है कि
प्रश्न किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह या मौलवी करीमुद्दीन? तो ये किसकी है? मौलवी करीमुद्दीन की है। तो आप भी लोग चेक करते रहेंगे कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। 38वां प्रश्न बनता है, साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। साहित्य इतिहास के लेखन के समय जब हम साहित्य लिख रहे हो, साहित्य के अंतर्गत क्या सम्मिलित होना चाहिए? धार्मिक साहित्य, रस साहित्य व ज्ञानात्मक साहित्य, लोक साहित्य या फिर आध्यात्मिक साहित्य। तो दोस्तों सबसे मेन आपके सबसे क्या होना चाहिए कि किसके बारे में बात बोल रही है? समाज के बारे में बातें होती है ना? तो समाज के बारे में बातें हो रही है, लेकिन रस और साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य, ज्ञान को भी हम नहीं छोड़ सकते, धार्मिक साहित्य को भी नहीं छोड़ सकते और आध्यात्मिक साहित्य को भी नहीं छोड़ सकते, है ना? तो इसमें क्या आंसर जा रहा है आपके लिए? देखो इसमें जा रहा है रस। देखो इसमें सारी चीज़ें दे रखी है। देखो रस भी दे रखा है, रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य दोनों चीज़ों को हम साथ में लेके चल सकते हैं। 39 नंबर का प्रश्न बन रहा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य की भूमिका, अब भी बता के गया हूँ, इस प्रश्न पे बना के गया था मैं, किस पे? अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका, देखो नेट में बना हुआ है, बहुत पुराना है ये। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी हुई है? देखो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी है 1940 में, ठीक है। और ये किसने लिखी है? HPD ने। किसने लिखी है? HPD बोले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर का प्रश्न है। 40 नंबर के प्रश्न में देखते हैं हिंदी, माफी चाहूंगा, 40 नंबर का प्रश्न है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास दोस्तों किसकी पुस्तक है? विश्वनाथ त्रिपाठी की, रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या रामस्वरूप चतुर्वेदी की? हिंदी साहित्य का दोस्तों क्या बोल रहा है? संक्षिप्त इतिहास। तो इसका आंसर क्या है? ए दोस्तों, ठीक है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है दोस्तों? विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है दोस्तों, ये तो फेमस है, बहुत फेमस पुस्तक है, 1996 की पुस्तक है, 1996 की। और देखा जाए तो ऐसा बोला भी जाता है कि अगर आप साहित्य को पढ़ रहे हैं, शुरुआती दौर में पढ़ रहे हैं और आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कर सकते हैं, या हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की भी हम पुस्तक पढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये संक्षिप्त इतिहास या फिर हिंदी साहित्य का संक्षिप्त नहीं, सरल इतिहास आता है। वैसे विश्वनाथ त्रिपाठी की जो पुस्तक है ना दोस्तों, वो हिंदी साहित्य का जो है ना सरल इतिहास है। कायदे से मैं तुम्हें बता देता हूँ सही तरीके से। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास लिखा था विश्वनाथ त्रिपाठी ने। वो भी कब लिखा था? देखो सरल इतिहास 1985 में लिख रखा है, 1985 में लिख रखा था दोस्तों। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने 1996 में लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या है? बच्चन सिंह। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बता दे रहा हूँ डिटेल्स, या फिर ज़्यादा क्या मतलब इसमें ज़्यादा समय ले रहा हूँ यकीनन, बट मैं चाह रहा हूँ कि जो भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ उन चीज़ों में मैं आपको अच्छे से समझा के चलूँ, और उससे जो प्रश्न बने तो उसमें आपको दिक्कत ना हो। 42वां प्रश्न है दोस्तों। 42वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42वां प्रश्न, रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमिलित कीजिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है, देखो यूजीसी नेट में बहुत ज़्यादा पूछता है। हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी काव्यधारा, हिंदी साहित्य की कहानी, आधुनिक साहित्य। दोस्तों नंद दुलारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राहुल सांकृत्यायन और प्रभाकर मारचुए। तो दोस्तों हिंदी काव्यधारा किसकी है? देखो ऑप्शंस ए है या बी है या सी है या डी है, आप खुद डिसाइड करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो हिंदी साहित्य का अतीत देखो किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। दोस्तों हिंदी काव्यधारा किसकी पुस्तक है? राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी साहित्य की कहानी और आधुनिक साहित्य। तो ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में जैसे अगर मान लो जैसे आपको कन्फ्यूजन बन जाए हैं कि इसमें क्या बन रहा है, तो आपने क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में, जो आपका हिंदी साहित्य का कहानी है, कहानी ये किसकी है? नंद दुलारे वाजपेयी की है दोस्तों। किसकी है ये पुस्तक? नंद दुलारे वाजपेयी की पुस्तक है। एक मिनट में कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है क्योंकि एक मिनट है, इसे कट कर देते हैं। हमें पता है कि हिंदी काव्यधारा किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। हिंदी साहित्य का अतीत किसकी है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। तो ए का बी देखो किसमें बन रहा है? ए का बी बन रहा है इसमें भी और इसमें भी बन रहा है दोस्तों। ए का बी इसमें भी बन रहा है, और हिंदी काव्यधारा बी का क्या बनना है? थर्ड। देखो बी का थर्ड देखो इसमें मिल गया हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी सही जाएगा। तो सी का देखो 4 है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर मारचुए ने लिखी है। कहानी किसकी है? प्रभाकर मारचुए की है। और हिंदी आधुनिक साहित्य किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा आधुनिक साहित्य। अरे आधुनिक साहित्य तो है ही 1950
हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास किसका है? 1950 की, नंदू दुलारे वाजपेयी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कभी कभार ऐसा भी कन्फ्यूजन हो जाता है, देखो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन सही हो गया था, लेकिन फिर भी कोई इतना डाउट नहीं था इसमें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 43वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के काल क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? देखो बहुत बड़ा प्रश्न बनना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक के काल क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने दिया? यकीनन अगर आपने मेरा पहला पार्ट देखा होता तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं होता। जॉर्ज गिरियर्सन, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर या आचार्य रामचंद्र शुक्ल दोस्तों। तो इसका आंसर क्या है? जॉर्ज गिरियर्सन की पुस्तक है 1888 की। कब की है दोस्तों? 1888 की। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, बंगाल की विशेष पत्रिका में छपी थी दोस्तों ये। आगे बढ़ते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर और गिरियर्सन के इतिहास के ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? अगर आपने पहला वीडियो देखा होता, मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये सारी डिटेल्स मैंने इतनी प्यार से समझाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई है। वो भी मैंने किसके लिए बताई थी? मिश्र बंधु विनोद का एक क्वेश्चन आया था कि उसमें मैंने वो चीज़ बताई थी। ठीक है, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर और गिरियर्सन के इतिहास के लिए क्या बोला है उन्होंने? वार्ता साहित्य, इतिहास संग्रह, व्रत संग्रह या कवि संग्रह? तो दोस्तों इसका क्या आंसर है? व्रत संग्रह। कायदे से मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट ले लेता हूँ। देखो इधर शिव सिंह सेंगर के उसमें कितने कवि हैं? 838 कवि हैं। ठीक है, तो उनने इसको बोला था उन्होंने व्रत संग्रह, कवि व्रत संग्रह। ठीक है, कवि व्रत संग्रह बोला था। शिव सिंह सेंगर की उसके लिए जो शिव सिंह सरोज आई थी। फिर क्या हुआ था? 1888 में गिरियर्सन ने एक पुस्तक निकाली थी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उसमें कवियों की संख्या थी समथिंग 952। कितनी थी दोस्तों? 952 कवि थी। तो इसको शुक्ल ने बोला था बड़ा भारी बोल सकते हैं, बड़ा कवि व्रत संग्रह। फिर क्या हुआ था? 1913 में क्या आते हैं? मिश्र बंधु विनोद की एक पुस्तक आई थी, मिश्र बंधु विनोद। इसके 3 भाग थे 1913 में, और एक भाग आया था 1934 में। कब आया था? 1934 में आया था। तो याद रखना, 1913 में 3 भाग आए थे, 1934 में 1 भाग आया था। मिश्र बंधु विनोद में कुल 4 भाग हैं। तो इसमें जो थे ना 4591 कवि थे। और इसमें इतने ज़्यादा कवि क्यों थे? उनकी क्या डिटेल्स थी? क्या ऐसी जानकारी थी कि इनके पास इतने ज़्यादा कवि आ गए थे? मैंने सारी डिटेल्स आपको पहले वीडियो में बताई हुई है, आप जाओ वहाँ से देखो। ठीक है, 4591 कवि। तो इसीलिए इसको क्या बोला उसने? बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह। तो क्या बोला दोस्तों इसके लिए? उन्होंने बड़ा भारी कवि व्रत संग्रह बोला था। तो व्रत संग्रह दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यकीनन आपको ये जानकारी अच्छी लग रही होगी, डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी लग रही होंगी। 45वां प्रश्न, हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्ध और नाथ पंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? हिंदी का जो संत जो थे को पूर्ववर्ती सिद्ध और नाथ के साहित्य के का सहज विकसित रूप किसने बोला है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, जॉर्ज गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोस्तों। ठीक हो गया। आगे पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसमें एक प्रश्न आ रहा है इसमें कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म आई थिंक 1908 के समथिंग ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी में थोड़ा सा डाउट चल रहा है मेरे इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म को लेकर, लेकिन मैं क्लियर कर दूंगा। रामचंद्र शुक्ल तो 64 ही हो गया। नंद दुलारे वाजपेयी का मुझे याद उतना आ नहीं रहा है अभी फिलहाल। नंद दुलारे वाजपेयी 1906 के हैं। ठीक है, और ये क्या है? स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नंद दुलारे वाजपेयी 1906, 1984, हजारी प्रसाद द्विवेदी 1907, जॉर्ज गिरियर्सन 1851। ठीक है, ये भी लो, डाउट क्लियर ही हो गया, समझ लो। अब पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 46वां प्रश्न है। 46वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदि का नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, गिरियर्सन से, मिश्र बंधु से और स्वयं से।
तो दोस्तों जो रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के लिए आदिकाल नाम या हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान के लिए जो आदिकाल नाम देने की प्रेरणा जो प्राप्त हुई है ना हजारी प्रसाद द्विवेदी को, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को या आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल से। इसमें एक क्वेश्चन और भी है देखो, स्वयं से, ये सबसे ज़्यादा इसमें फंसने वाला ऑप्शन है। तो रामचंद्र जो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल बोला है ना, वो किससे प्रेरित होकर बोला है, तो रामचंद्र शुक्ल से प्रेरित होकर बोला है। 47वां प्रश्न बनता है, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास ग्रंथ लिखा है, भक्ति काल, गद्य काल, आदिकाल या रीतिकाल। तो दोस्तों इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि सीधे सीधे आंसर क्या है, आदिकाल। दोस्तों पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, राम कुमार वर्मा का आलोचनात्मक इतिहास। आलोचनात्मक इतिहास के बारे में क्या बोल रहा है, किस कालखंड तक के विवेचन प्रस्तुत किए हुए हैं। किस में बोल रहा है आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा का। अच्छा, अगर आपको जानकारी हो, उन्होंने ना 693 से, मैं आपको बता देता हूँ, 1693 तक का उल्लेख दिया हुआ है। दोस्तों राम कुमार वर्मा ने जो लिखा है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो 1938 की पुस्तक है ना इनकी, राम कुमार वर्मा की, उसमें 693 से 1693 तक का ही उल्लेख है। अब आप पकड़ सकते हो कि 1693 तक की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कहाँ तक की बात होगी वो, है ना। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि 16वीं और 17वीं सदी को गिरियर्सन ने, किसने दोस्तों, गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य में 16वीं और 17वीं सदी को हिंदी का स्वर्ण युग बोला है। और स्वर्ण युग वो क्यों बोला था, क्योंकि वो काल था भक्ति काल। तो हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि, और ये भी अपने में प्रश्न है हाँ, कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी आलोचनात्मक इतिहास में कब से कब तक का वर्णन किया है, 693 से 1693। ये जानकारी आपको यकीनन बहुत आपके लग रही होगी बहुत हल्की चल रही है, लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, अगर हम आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और जो भी आपको लगता है कि इसमें चेंज होने चाहिए, इसमें ये चीज़ें कुछ अपडेट होना चाहिए मेरी तरफ से, तो आप उसमें कमेंट करके बोल सकते हैं दोस्तों, मैं ज़रूर आपकी कमेंट पढ़ूंगा। आरंभ में साहित्य, मेरा प्रश्न, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था। ईसवी सन के स्थान पर सम्मत का प्रयोग करना, रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल स्थूल मतलब छोटा सा परिचय प्राप्त करना, इतिहास विशेषज्ञों द्वारा उसकी जांच करवाना। दोस्तों तो ये प्रश्न क्या बन रहा है, रचनाओं रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना था। ठीक है, 50वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए। काल अनुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति, समाजशास्त्रीय पद्धति या विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। तो दोस्तों इसका देखो साफ साफ पता चल रहा है, विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति होनी चाहिए। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 51वां प्रश्न बोल रहा है, एक मिनट है, 51वां प्रश्न बोलता है कि उत्तर अपभ्रंश दोस्तों, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी थी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या भोलानाथ तिवारी। तो देखो भैया, इसमें सबसे ज़्यादा बनता है ये वाला। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और रामचंद्र शुक्ल ने देखो अपभ्रंश को बोला है, जो हिंदी है ना, हिंदी को बोला था कि जो प्राकृत है ना, ये सॉरी अपभ्रंश है ना, अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी है वो प्रकार से। और भोलानाथ तिवारी ने तो सीधे सीधे बोला था, जो हिंदी के लिए ना उनने बोला था, सीधा अवहट का प्रयोग किया था, अवहट का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न बनता है 52वां, जैन कवि पुष्पदंत। देखो याद रखना, पुष्पदंत पहले पूर्व में किस संप्रदाय में अनुयायी थे। जैन कवि पहले किस में थे वो, वैष्णव में, श्री संप्रदाय में, शैव में, वल्लभ संप्रदाय में। तो याद रखना शैव में। और याद रखना जो विद्यापति है ना, वो भी शैव वाले ही हैं। इस चीज़ को जरा सा याद रखना, क्योंकि उनने कृष्ण पद्धति तो पहले उनने शुरुआत करी है, लेकिन उनके अगर पूछा जाए कि वो किस संप्रदाय वाले के अनुयायी थे, तो शैव के ही हैं। दोस्तों 53वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1930 की पुस्तक है। कब की है ये, 1930 की है। सूर्यकांत शास्त्री, उदय नारायण तिवारी, नलिन विलोचन शर्मा, शिव कुमार शर्मा। तो दोस्तों ये लिखी है सूर्यकांत शास्त्री ने लिखी है। जबकि नलिन विलोचन शर्मा ने क्या बोला था, नलिन विलोचन, लोचन होंगे तभी दर्शन होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। जब लोचन होंगे तभी हमें दर्शन होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960। दोस्तों ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उदय नारायण तिवारी की अगर हम बात करते हैं, तो हिंदी साहित्य में ने कुछ 1973 की कोई रचना थी उदय नारायण तिवारी की, इसमें दिखा रही नहीं दिखा रहा, नहीं वो नारायण चतुर्वेदी की। उदय नारायण ने भी लिखा है इसमें, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण तिवारी की पुस्तक है। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न बनता है कि 54वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, वीर गाथा, टाइमिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है,
वीर गाथा, वीर गाथा काल को चारण काल, चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन से हैं? ठीक है, ये बोला वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले कौन है? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों ये किसका कथन है? ये संधि एवं चारण काल किसने बोलता है? रामकुमार वर्मा ने दोस्तों। ठीक है, 54वें का डी आंसर सही है बिल्कुल। 55वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से स्वीकार किया है दोस्तों? 793, 693, 1050, 1375। अभी हम बोल रहे थे रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अभी अब भी बताया था मैंने 693, है ना, याद हो अगर आपको तो मैंने अब भी बता रखा है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं लास्ट प्रश्न है 56 में बोला राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि और उनकी कविता। भैया याद रखना, यूजीसी नेट 2023 में प्रश्न बन रहेगा इससे। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 किस पत्रिका में छपी थी? गंगा पत्रिका, प्रभा पत्रिका, मर्यादा पत्रिका, सरस्वती पत्रिका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध लेख है हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, 1933 में छपी हुई है। किस पत्रिका में छपी हुई है दोस्तों ये? तो ऑप्शन क्या है? गंगा पत्रिका, प्रभा पत्रिका, मर्यादा पत्रिका और सरस्वती पत्रिका। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? सही बिल्कुल एकदम, गंगा पत्रिका में हिंदी प्राचीन कवि और उनकी कविता। तो यकीनन मानता हूँ, ये लग रहा है मुझे कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ समय बाद। ठीक है।